एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसी चीज को अगर जैसे कि सैंड कैसल एग्जाम्पल के लिए दिया है, उसको और थोड़ा फाइन देखोगे तो किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन है तो सैंड से बना सैंडस्टोन। और फर्दर उसको हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे, सैंड के पार्टिकल्स। और उसको डिटेल में देखेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? एटम। और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके ना ऑलरेडी। तो एटम के अंदर हमें मालूम है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम्स के अंदर क्या है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे तो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देखा यहाँ पर। इसको डिटेल में हम लोग देखने जा रहे हैं। आपके कोर्स में है 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे तो और भी लॉज होते हैं, आपके कोर्स में भी 2 ही लॉज हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया? एंटोनियो लेवाइसर 1774 में। क्या बोला उनने? मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका मतलब कि जितना जितना पहले था रिएक्शन के बाद में टोटल उतना ही रहेगा। पहले अगर 100 ग्राम था तो बाद में भी 100 ग्राम ही रहेगा। ये और कि रीअरेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हमने उसको खूब हीट कर दिया। हीट करने से क्या हो गया? ये टूट गया, डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होके क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, दोनों मिलाकर 100 ग्राम। मतलब जितना पहले था उतना अभी भी है। ठीक है, तो मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो रीअरेंज हो रहा है, 2-3 फॉर्म में हो गया। हो सकता है कुछ एनर्जी वगैरह भी रिलीज हो जाए, है ना, ये सब मिलाकर। लेकिन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं मास इज कंजर्व्ड, सेम रहता है, जितना पहले था उतना बाद में। रिएक्टेंट्स का मास प्लस प्रोडक्ट्स का मास, इट इज ऑलवेज इक्वल। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मीथेन है, मीथेन गैस होती है इनफ्लेमेबल, उसको ऑक्सीजन में हमने क्या किया? कंबशन किया, जलाया। जब जलाएंगे तो कंबशन क्या होता है? रिएक्शन में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है प्लस हीट। ठीक है, तो आपने देखा मीथेन 16 ग्राम और ऑक्सीजन कितना? 64, दोनों मिलाकर 80 ग्राम बिफोर रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स को देखें, प्रोडक्ट्स करने कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मास है 44 ग्राम, वाटर जिसका मास है 36, दोनों मिलाकर 80। तो रिएक्शन के पहले भी 80 ग्राम था, रिएक्शन के बाद भी 80 ग्राम में रीअरेंज हो गया। मीथेन ऑक्सीजन से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कुछ और था कुछ और ही बन गया, लेकिन टोटल मास रिमेन्स द सेम। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो। बोलता प्रोपोर्शन जो रेशियो है ना वो फिक्स है, रेशियो कभी नहीं चेंज होता। किसमें? किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस में। मान लीजिए हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, H2O, तो वाटर में 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का। ये मिलाकर मतलब वाटर चाहिए तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर ही वाटर बनेगा। आप सोचोगे कि हाइड्रोजन को 1 कर दें और ऑक्सीजन 2 कर दें तो वाटर नहीं बनेगा।
H2O2 कर दें तो वाटर नहीं बनेगा। वाटर चाहिए तो हाइड्रोजन, इट इज फिक्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स चाहिए, ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए। एटॉमिक नंबर का ये एटम्स का ये रेशियो है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तभी वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। आपको अमोनिया चाहिए, नाइट्रोजन के 3 एटम चाहिए, 1, हाइड्रोजन के 3 एटम और नाइट्रोजन का 1, तभी बनेगा अमोनिया। रेशियो चेंज करोगे कुछ और बन जाएगा। हम रेशियो चेंज अभी मैं बता रहा हूँ। देखो चलो, आपने जो पूछा है, मैंने बोला अगर हाइड्रोजन 2 ले लें, ऑक्सीजन 1 ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। H2O होता है वाटर। लेकिन मैं बोलूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 ले लें तो ये H2O2 बन जाएगा, ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये कोई दूसरा केमिकल बन गया, लेकिन वाटर नहीं बना। आप जैसे ही रेशियो चेंज करोगे, ये 2:1 तो 2:1 ही रहना चाहिए। आप 2:2 ले लोगे तो कुछ और बन जाएगा, 2:3 ले लोगे कुछ और बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। वाटर बनाना है तो फिक्स, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम ही लगेगा। दिस रेशियो इज फिक्स। वही तो बोल रहा है, कांस्टेंट मींस फिक्स, रेशियो फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते। और एग्जांपल से अच्छे से समझा रहा हूं। तो जोसेफ प्रॉइस्ट ने ये आपको दिया था लॉ। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे वाटर लिया है H2O, तो आपको मालूम है हाइड्रोजन के 2 एटम है ना। हाइड्रोजन के अगर 2 एटम है तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 एटम का मास हो गया 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, है ना। मास का रेशियो ले रहे हैं हम लोग, किसका रेशियो, मास का रेशियो। 2 1 जा 2 8 जा 1:8 बाय मास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8, ये फिक्स है वाटर में। वाटर कहीं पे भी ले आओ, रिवर, सी, ओशन, बे, गल्फ, कहीं से भी ले जाओ, पानी में उसका रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 1:8 ही रहेगा। और अगर 1:8 नहीं है तो वो वाटर नहीं है, कुछ और। ये फिक्स है, रेशियो इज फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट फिर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, आज भी हम लोग पढ़ते हैं। एक दो थ्योरी है इनकी जो कि आज की डेट में कॉन्टेक्स्ट में गलत साबित हो रही है, ठीक है। लेकिन इनने 200 साल पहले, 200 से ज्यादा साल पहले ये थ्योरी जो दी थी, इट इज वर्थ, है ना। आज की डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, उस समय थोड़ी थी। चलिए अब हम देखते हैं। डेल्टन ने बहुत सारी चीजें 1808 में ये थ्योरी दी। उन्हें बोला एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ये सब तो बहुत सारी चीजें तो लोगों ने पुराने समय में बोली थी, है ना। डेफिनेटली बोली थी, लेकिन ऐसी थ्योरी पूरी सिस्टमैटिक साइंटिफिक सोसाइटी के सामने पूरी ऐसी थ्योरी नहीं रखी थी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो भी मैटर है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एटम से बना है। सेकेंड, उन्होंने बोला एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो आज की डेट में गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमको मालूम है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो बोलते हैं अनडिवाइडेड, क्योंकि उनके समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर उन्होंने बोला एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही है आज की डेट में। उन्होंने बोला एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। चलो ये कुछ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मान लीजिए हम लोग आयरन की बात करें, Fe, आर आइडेंटिकल, आयरन के कोई भी एटम ले लो सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते कि कहीं और से निकाला आयरन उसका एटम अलग शेप का है और कहीं और से निकाला आयरन, मतलब आयरन पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में आयरन मिलेगा तो वो एक जैसा ही मिलेगा, उसके एटम्स आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे पूरे यूनिवर्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि आयरन वहां का कहीं और टाइप का निकलेगा, अभी अपन और पढ़ेंगे डिटेल में।
ठीक है, आइडेंटिकल इन द गिवन सेम मास साइज केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आज की डेट में इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने आइसोटोप्स पढ़ लिया है ना। हमने पढ़ा था ना कि क्लोरीन 2 टाइप का है, हाइड्रोजन 3 टाइप का है, कार्बन 3 टाइप का, और बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके समय तो ये सब नहीं मालूम थी, ठीक है, ये उनने 5th चीज बोली। इसको हम लोग ड्रॉबैक्स में नीचे पढ़ेंगे भी। उन्होंने बोला कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन और कॉपर ले लिया, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उन्होंने बोला इनका मास डिफरेंट रहेगा, साइज डिफरेंट रहेगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, क्योंकि हमने आइसोबार्स पढ़ लिया है, अलग अलग के भी सेम मास हो सकते हैं। इन्होंने बोला डिफरेंट है तो डिफरेंट मास होगा, लेकिन डिफरेंट के भी सेम मास निकल आए, किसमें? आइसोबार्स में। फिर उन्होंने बोला कि केमिकल्स कॉम्बिनेशन होता है और एलिमेंट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। नंबर एंड काइंड फिक्स्ड रेशियो, वही फिक्स्ड रेशियो जो बोला था उन्होंने, है ना। मतलब ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास 1:8 में मिक्स होंगे तभी बनेगा वाटर, तो रेशियो इज फिक्स्ड। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्पोजिशन एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर्स, हाफ में नहीं हो सकती कि हाफ और हाफ मिक्स हो रहे हैं, होल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ, या नहीं होगा, 0 होगा। पॉइंट्स में वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। एटम्स ऑफ द सेम कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो कई कई कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये क्या है? ये सब हैं पोस्टुलेट्स जो जो कि डाल्टन ने दिए। इसमें से 3 पोस्टुलेट्स कौन सा? नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5 और नंबर 6। ये आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में गलत साबित हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ड्रॉबैक्स। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? उन्होंने बोला था एटम इज इनडिविजिबल, जबकि हमको मालूम है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो है। उस समय तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन्होंने बोल दिया था इट इज अनडिविजिबल। लेकिन आज की डेट में भी अभी वो आधा ट्रू है। आधा ट्रू इसलिए है, कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रिएक्ट नहीं करते, एटम एज अ होल रिएक्ट करते, ठीक है। तो आधी बात समझ लीजिए उनकी सही है। डाल्टन ने बोला था कि जो सेम मास वाले होंगे, सेम एलिमेंट्स जो होंगे, सेम एलिमेंट, उनका मास सेम होगा, है ना। जबकि हमने देखा कि मास डिफरेंट हो सकता है आइसोटोप्स में। और नेक्स्ट उन्होंने बोला था जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके मास डिफरेंट होते हैं, जबकि हमने आइसोबार में पढ़ा कि सेम भी हो सकता है। तो ये क्या है? ड्रॉबैक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर डाल्टन ने अपने हिसाब से कुछ सिंबल्स दिए, ठीक है, एलिमेंट्स को उन्होंने सिंबल्स दिए और वो उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन आज की डेट में ये हम लोग यूज नहीं करते, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे मेन चीज, व्हाट इज एटम? Atom is the smallest particle which can take part in the chemical reaction। देखो साफ साफ बोल दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। टेक पार्ट कौन करता है? एटम। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इंपॉर्टेंट लाइन। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब तो 10 की पावर -9 मीटर, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 की पावर -10 मीटर, इतने छोटा उसका रेडियस होता है, एटम का रेडियस। अब सब छोटे बड़े होते हैं, सबसे छोटा हाइड्रोजन, फिर अलग अलग साइज के होते हैं, वो सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एटम्स को अगर हम सबसे पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखें तो भी नहीं दिखेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ा सा हमको ऐसा बम्प ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा थोड़ा, फिर तब भी साफ साफ नहीं दिखेगा। ओके,
अब एटम्स देखिए, फर्स्ट फिगर में आपको दिखाया एटम है। एग्जाम्पल के लिए ये अगर ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम है, एग्जाम्पल ऐसे मैंने लिख दिया, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट है। सारे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। ये क्या है? एटम्स हैं। और ये क्या हो गया? दो एटम मिलकर क्या बन गया? मॉलिक्यूल। किसका? एलिमेंट का मॉलिक्यूल। कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एलिमेंट होते हैं प्योर। एलिमेंट मतलब प्योर, सेम टाइप। रेड से रेड ही मिलेगा, ब्लू से ब्लू ही मिलेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही मिलेगा, कार्बन से कार्बन ही मिलेगा, कोई दूसरा मिक्स नहीं होता उसमें, वो प्योर फॉर्म होता है। कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप, है ना। जैसे दिख रहा रेड और येलो रेड और व्हाइट मिल गए, यहाँ पर ब्लू और ग्रीन मिल गए, है ना। तो ये कंपाउंड है। और कंपाउंड का क्या है? ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकता ना। ऐसा थोड़ी हो सकता दोनों आधे आधे मिल जाए, होल नंबर में मिलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये इसके एक मिले इसका आधा मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर में ही होगा। तो ये मॉलिक्यूल है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये मॉलिक्यूल किस चीज का है? कंपाउंड का। इससे छोटा नहीं हो सकता कि आधा आधा जुड़ जाए, एक एक तो जुड़ेंगे कम से कम, होल नंबर में जुड़ते हैं। ये भी मॉलिक्यूल है, किसका? एलिमेंट का। जब सेम जुड़ेंगे तो एलिमेंट बोलते हैं, जब अलग अलग टाइप के, दो तीन टाइप के जुड़ते हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखिए ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है। एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, 3 4 5, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? कंपाउंड के। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो गया। ये सब क्या है? अलग अलग एटम्स हैं। ऊपर हमने जो बताया ये क्या है? मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। नीचे जो दिया है मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। और यहाँ कंपाउंड है, पूरा का पूरा एक कंपाउंड। मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये वाटर, तो H2O, H2O, खूब सारे मॉलिक्यूल्स पूरा मिलकर वाटर बन गया। ठीक है। सिंबल्स, तो पहली बार जो सिंबल हमने यूज किया सिस्टमैटिक, जे बर्जीलियस, उन्होंने मॉडर्न सिंबल्स दिए हमें। अब सिंबल में क्या किया उन्होंने? मान लीजिए कार्बन के लिए C यूज कर दिया। आपको मालूम है कार्बन का सिंबल C। अब प्रॉब्लम ये आया, कैल्शियम को क्या करें? तो कैल्शियम Ca कर दो। क्लोरीन को क्या करें? उनने CH ना करके Cl कर दिया। कॉपर को क्या करें? Cu कर दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अब कुछ नाम लेटिन नाम से भी आते हैं। क्यूप्रम नाम होता था, उससे Cu ले लिया। इसलिए अलग अलग करना पड़ा, क्योंकि सबका स्टार्टिंग लेटर सेम था। तो डिफरेंट तो करना चाहिए, तो उनने एक बार बैठ के डिसाइड कर दिया कि ये सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी के लिए भी सिंबल्स फिक्स कर दिए गए। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बोरॉन B कैपिटल। सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड है तो वो स्मॉल में जाता है। इसको आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीज है, मैग्नीशियम Mg होता है ना यहाँ नीचे, निकल, जिंक, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, सारे सिंबल्स आपको लर्न करने होंगे। हमने किए भी हैं, राइट। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये है बेरियम, कोबाल्ट, यूरेनियम। कुछ सिंबल्स आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि बोलते हैं सोडियम और लिखते हैं Na, है ना, क्योंकि इनका नाम लेटिन नाम से सिंबल बना है। Na नैट्रम इसका लेटिन नाम है सोडियम का, नैट्रम तो Na, केलियम तो K, फेरम तो Fe, क्यूप्रम तो Cu, आर्जेंटम Ag, ऑरम Au, हाइड्रोजनम Hg, प्लम्बम Pb, स्टैनम Sn करके सिंबल इन सब एलिमेंट्स के यूज किए हैं। कहाँ से? लेटिन नेम से। ये भी आपको एग्जाम में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाएंगे, आप प्रिपेयर कर लेना। एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए आप मार्केट गए, आपको पटेटोज खरीदने, टमेटोज खरीदने, तो हम किस में खरीदेंगे? केजी में।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर ना। अगर आप जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास, गोल्ड खरीदना है ना, तो आपको गोल्ड खरीदना है तो किस में खरीदेंगे? ग्राम में, राइट? केजी की बात तो नहीं करेंगे ना, ग्राम में। ठीक, तो हर चीज का एक अपना यूनिट होता है, बड़ी चीज को बड़ी यूनिट में। हम लोग आयरन खरीदने जाएंगे तो वहां हम लोग टन्स की बात करते हैं, टन्स, है ना। टन मतलब 1 टन मतलब 1000 kg। और एटम तो बहुत छोटा होता है, इसके लिए नया यूनिट बनाना पड़ेगा, नया यूनिट बनाना पड़ेगा। इतना छोटा नैनो मीटर साइज का, आर्मस्ट्रॉन्ग के साइज का अगर उसका रेडियस है, तो इतने छोटे के लिए एक नया यूनिट बनाना है। तो उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 वाला आइसोटोप। ठीक है, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, 12 वाला आइसोटोप लिया, जिसके 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 + 6 12, उसका मास 12। उस 12 मास को 12 से डिवाइड कर दिया। मास कितना था? 12U। उसका मास कितना था? 12। उसको क्या किया? उसका 1/12 ले लिया, तो 1/12 कट के क्या बचा? 1। और इस मास को हमने क्या फिक्स कर लिया? 1U। और हमने बोला ये है हमारा एटॉमिक मास, ये बन गया वेट। जैसे 1 kg, आप पटेटो खरीदने जाते तो केजी से नापते हैं ना, अब ये बाकी सारी चीजों को हम इससे नापेंगे, ये बन गया वेट, स्टैंडर्ड वेट, इससे हम बाकी चीजों को नापेंगे। क्या आपको समझ में आया? आप आयरन खरीदने जाएंगे तो हम टन्स में खरीदते हैं, पटेटो टमेटो खरीदने जाएंगे केजी में खरीदते हैं, गोल्ड खरीदने जाएंगे ग्राम में खरीदते हैं। लेकिन एटम का मास लेना है, क्योंकि ये एक्चुअली होता 1.6605 10⁻24 ग्राम, इतना छोटा वैल्यू। इसके लिए क्यों ना हम एक मास, स्टैंडर्ड मास फिक्स कर दें, बना दें। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने? कार्बन 12 एटम लिया, उसके मास को 12 से डिवाइड कर दिया और उसको बोल दिया ये है वो वेट, इससे हम बाकी सब चीजों को मेजर करेंगे। और फिर उन्होंने बोला ये तो हाइड्रोजन बिल्कुल इसी के बराबर है ना, तो हाइड्रोजन 1, ये 1/12 था ना 1, तो ये 12, कार्बन का 12 आ गया। और सबको हम मेजर कर रहे हैं किससे? पटेटो 1 किलो से सबको मेजर करते हैं, यहाँ हम लोग कार्बन C12 के 112 जो 1U निकाला, इससे हम सबको कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि नाइट्रोजन 14U है, इसका मतलब नाइट्रोजन 14 टाइम्स वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, किससे? 1U से। ये जो हमने बार्ड बनाया था, ये जो हमने मेजर, स्टैंडर्ड मेजर बनाया, उससे 14 टाइम्स। सब चीज को कंपेयर कर रहे हैं किससे? 1/12 ऑफ द कार्बन 12। फिर आएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आप बोलोगे क्लोरीन 35.5 कैसे? तो उसको अपन चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि क्लोरीन क्या है? आइसोटोप है। 2 टाइप का आइसोटोप होता है, 35 वाला भी आता है और 37 वाला भी। 35 वाला जो है वो 75% मिलता है अर्थ में, और 37 मास वाला 25% मिलता है। फिर हमने इसका एवरेज निकाला था, याद है ना। तो एवरेज निकालोगे तो एवरेज आएगा 35.5। ठीक है, अदरवाइज मास किसी का पॉइंट्स में थोड़ी होता है। 2 तरह के अलग अलग आइसोटोप्स हैं। उसी तरह कॉपर भी पॉइंट्स में आया। ठीक है, एटॉमिक मासेस। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट कैसे करता है? अगर वो नोबल है, नोबल मतलब जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये कैसे रहते हैं? ये फ्री स्टेट में। क्यों? इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि स्टेबल है पहले से। और इनको छोड़ के बाकी सब क्या है? वो क्या करते हैं? 2 तरीका, या तो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या आयंस बना लेते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो देखो 2 टाइप से मिलते हैं, एक होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्डिंग।
सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होता है? जो जिनमें प्योर हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन H2, ये देख लो फिगर, हाइड्रोजन H, दो H मिलकर जुड़ गए तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। कंपाउंड तो डिफरेंट जोड़ेंगे तब बनेगा बेटा, ये सेम टाइप जोड़ रहा है ना, सेम है ना, सेम है, तो ये क्या है? वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल। ऐसे एक और होंगे तो हम बोलेंगे टू मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का क्या है? वन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का क्या है? वन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का क्या है? वन मॉलिक्यूल। ये ऊपर सब वन मॉलिक्यूल किसके हैं? एलिमेंट्स के। नीचे तो अलग अलग है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या है? वन मॉलिक्यूल। कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है नीचे, देखो ना, अलग अलग है। वाटर का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब सबसे छोटा पार्टिकल। मॉलिक्यूल मतलब लेकिन सबसे छोटा पार्टिकल तो एटम होता है ना। तो हम मॉलिक्यूल जब बोल रहे हैं एलिमेंट का मतलब जब दो कंबाइन हो, जब कंबाइन हो तो कंबाइन दो टाइप से होते हैं, या तो सेम कंबाइन होंगे या डिफरेंट कंबाइन होंगे। जब सेम कंबाइन होंगे तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जब डिफरेंट कंबाइन होते हैं हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। राइट, कंबाइन होंगे तभी तो कंपाउंड बनेंगे या मॉलिक्यूल बनेंगे, नहीं तो एटम्स थे सिंगल सिंगल, जैसे हमने ऊपर देखा था। अब अगर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, अभी हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। सेम सेम जब मिल रहे हैं तो दो हाइड्रोजन मिलकर बनेगा H2। दो दो ही मिले थे ना, तीन चार तो नहीं थे ना, दो थे। नाइट्रोजन के टू ही एटम्स थे ना, N2। ऑक्सीजन के टू एटम्स थे, O2। Cl के टू एटम्स, ये कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से। कैसे कंबाइन होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, कुछ 9th में कुछ 10th में, ठीक है। तो ये आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाकर ये H2 बन गया, क्योंकि सिंगल वो स्टेबल नहीं है, सिंगल ये स्टेबल नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोमीन Br2I2, फास्फोरस सिंगल नहीं जुड़ता, दो नहीं जुड़ते, फोर एटम्स जुड़कर एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनता है, और सल्फर तो 8 जुड़ते हैं। इस चीज को हम लोग एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, एटॉमिसिटी। मैं पूछूंगा हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 2, ब्रोमीन 2, आयोडीन 2, फास्फोरस 4, सल्फर 8। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, आगे जाकर पढ़ाएंगे। ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? एलिमेंट्स जो कि प्योर थे। अब जो अलग अलग टाइप के रहते, देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से वाटर बना, एक सोडियम एक क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड, है ना, और यहाँ पर अमोनिया, ठीक, अलग अलग देख रहे हैं आप, एक से ज्यादा है ना डिफरेंट। तो व्हेन टू और मोर टाइप कंबाइन टुगेदर उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। और ये सबसे छोटा है, इससे छोटा नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलेंगे मॉलिक्यूल। अब वाटर का केमिकल देखो, ये कुछ कुछ वेरी कॉमन फॉर्मूले हैं, तो आपको बाय हार्ट लर्न कर ही लेना है अभी। वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है वो तो दिख ही रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ओके। ये सब कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जो 9th से स्टार्ट हुआ, और अब जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक चलेगा।
अब नेक्स्ट क्या है, इसका मास निकालना है। इस जो मॉलिक्यूल है उसका मास निकालना, मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो चाहे कंपाउंड का मास निकालना है। तो आपको सबके मासेस याद है ना, जरूरत पड़ेगी। मैंने उसने बोला कि CH4, तो आपको मालूम है कार्बन का कितना एटम है, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 4 into 1 4, 12 4 16। तो सबके इंडिविजुअल मासेस आपको याद होने चाहिए, बस वैल्यू पुट अप करके सॉल्व ही तो करना है। कार्बन के 2, 12 2s are 24, हाइड्रोजन के 6, तो 6 24 6 30। C2H2, कार्बन के 2 है, 12 2s are 24, हाइड्रोजन 4 है, 4 24 4 28। इस तरह से करना का क्वाइट इजी है ना। प्लस हमने इसको इंटेक्ट क्वेश्चन आंसर्स में देखा हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10th में भी आएगा, 9th में भी। आयन क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है। ये सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एक एटम है। क्या ये स्टेबल है, नहीं। क्यों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है। जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, ये स्टेबल नहीं। ये चाह रहा है स्टेबल बन जाए, या देके या लेके, ठीक है। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, याद है ना, कॉन्फ़िगरेशन और डिटेल में देखते। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। अब क्या कर रहा है वो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन 281, ये 7 ले लेगा कि 1 देगा, 1 दे देना आसान है, ये 1 लूज कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक लूज कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन बचे 10, प्रोटॉन तो उतना ही है 11। तो आपने देखा कि 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, 1 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रह गया, अब ये एटम नहीं है, क्या बन गया, आयन बन गया। इसको पॉजिटिव आयन को कैट आयन भी कहते हैं, याद रखना, कैट आयन, जो भी पॉजिटिव आयन बनेगा कैट आयन। ये क्या बन गया, कैट आयन। सोडियम Na+ आयन कैसे बना मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, ये क्या है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन्स कितने 17, इलेक्ट्रॉन कितने 17, दोनों बराबर है, न्यूट्रल, एटम तो न्यूट्रल होता ही है, ये एटम है। कॉन्फ़िगरेशन 287, क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करना है इसको, एक इलेक्ट्रॉन वो किसी से गेन करके 8 हो जाएगा, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिया, उसके पास 18 नेगेटिव चार्जेस हो गए। पॉजिटिव चार्जेस तो 17 है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज या फिर एन आयन कहते हैं, अदरवाइज कैट आयन, ठीक है। सॉरी, कैट आयन तो वो था, है ना, कैट आयन तो इसको बोला था कैट आयन, कैट आयन ये था, पॉजिटिव वाले को कैट आयन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को एन आयन कहते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स, हमने ये जो पढ़ा ना, ये आयन्स है ना, एक पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग ने कैट आयन बोला, और एक नेगेटिव आयन जिसको हम लोग ने एन आयन बोला। ये जो आयन्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सोडियम क्या है पॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है नेगेटिव आयन, ये दोनों जो आयन्स हैं इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। ये दोनों अट्रैक्ट होके एक कंपाउंड बन जाएंगे NaCl। तो जो कंपाउंड्स आयन से बने होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट भी वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो दोनों चिपक जाएंगे और सोडियम क्लोराइड ऐसा कंपाउंड बनाएंगे। इसको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जो आयन से बनते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं NaCl, इसमें Na और Cl है, पोटेशियम क्लोराइड K और Cl है, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और Cl है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब अट्रैक्ट करेगा तभी तो बनेगा, है ना। बहुत सारे, ये सोडियम देखिए, पॉजिटिव में सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब पॉजिटिव ले सकते हैं। नेगेटिव में क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, याद है ये मैंने वैलेंसी वाली टेबल में दिया था, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन होकर ही तो कंपाउंड बनाता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, राइट साइड पे पॉजिटिव चाहिए और लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव चाहिए, राइट साइड में नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना देगा, जिसको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये फॉर्मूला मास क्या हो गया, वहां पे हमने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर मास। इसके पहले पढ़ा था ना मास, क्या था पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास। किसका पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका पढ़ा था, एलिमेंट का और कंपाउंड का। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड्स को ना हम एलिमेंट बोलते हैं ना हम कंपाउंड, मतलब इसका मॉलिक्यूलर नहीं बोलते, मॉलिक्यूल नहीं बोलते, तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसके लिए फॉर्मूला मास, बाकी चेंज नहीं है कुछ। उसने बोला ZnO का फॉर्मूला मास निकालो, तो Zn का मास है 65 और O का मास है 16, दोनों मिलाकर 81, बस खत्म, सेम वही कर रहे हैं। Na2O, तो सोडियम के कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, 23 2 जा 46, ये हो गया। ऑक्सीजन का 1 एटम है 16, दोनों मिलाकर 62, सेम मेथड में कोई चेंज नहीं। उसने बोला पोटेशियम कार्बोनेट K2, K का मास कितना होता है 39 2 जा, ठीक है। फिर कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 3 है 16 3 जा 48, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल मास हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मास को फॉर्मूला मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास की जगह। अब ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मालूम है, मतलब एटम का मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। कार्बन का मास कितना है 12U, क्या है ये, एटॉमिक मास। लेकिन मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास, तो U की जगह G लगा दीजिए तो ग्राम में आ गया। एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें, एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखें तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो ये 16U होता है, लेकिन मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास तो आप 16 ग्राम लिख देना, बस इतना ही। ग्राम एटॉमिक मास क्लियर, मॉलिक्यूलर मास क्लियर है आपको। मॉलिक्यूलर मास अभी तो हमने निकाला था, C2H2 का कितना आ जाएगा 26, लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे तो U लिखते थे, उसने ग्राम बोला तो आप ग्राम लिख देना, बस इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं, समझ रहे। हाँ, ये वर्ड जो है मोलर, मॉलिक्यूलर हम पढ़ेंगे, मोलर मास जो है ना, मोलर मास हमारे कोर्स में नहीं है, डिलीट हो गया, तो मोलर मास ना पढ़कर हम लोग मॉलिक्यूलर मास, और व्हेन मॉलिक्यूलर मास रिटन इन ग्राम तो उसी को बोलते हैं मोलर मास, लेकिन आप सीधा सीधा मॉलिक्यूलर मास पढ़िए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास G है, मोल वर्ड हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर्स भी कैंसिल है, लेकिन आप समझ लीजिए कोई बड़ी चीज नहीं है।
आपको मालूम है 1 डजन, 1 डजन में कितना होता है? 12। आपको 1 स्कोर पता है? 20। 1 ग्रूस पता है? 12 डजन। 12 डजन, 12 डजन मतलब एक डजन में 12, 12 12 से 144। कुछ ब्रास पार्ट्स वगैरह ग्रूस में खरीदते हैं। उसी तरह से एवोगैड्रोस नंबर भी एक कलेक्शन है, जैसे ये 12 होता है, ये 20 होता है, 144। इसमें कितने हैं? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग क्या? 1 मोल। जैसे डजन बोल रहे हैं वैसे मोल। डजन में कितने? 12। तो मोल में कितने? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं आपके कोर्स में। ठीक है, एटॉमिसिटी मैंने आज समझा दिया था आपको। कितने एटम्स जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं? कितने एटम्स, सेम सेम एटम्स मतलब एलिमेंट्स। जैसे हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? इनर्ट गैसेस है, ये सब इनर्ट है। इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। इन सब की एटॉमिसिटी होती है 1। इनकी एटॉमिसिटी होती है 1। सोडियम Na अकेला ही रहता है, आयरन अकेला, एल्यूमिनियम अकेला। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा H2, ऑक्सीजन O2, है ना, डायटोमिक, डाई बोलते हैं, डाई मीन्स 2, क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था फास्फोरस हमेशा 4 होता है, और सल्फर, ये टेट्रा मतलब 4, ऑक्टा मतलब 8। ये क्या है? एटॉमिसिटी, मतलब कितने एटम्स जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एलिमेंट का मॉलिक्यूल। वैलेंसी, वैलेंसी तो चैप्टर 4 में भी पढ़ा है हमने। ठीक है, अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भी हो सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब 3 तरह से पढ़ेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बेहतर होगा कि 1 लूज कर दे, कि 7 गेन करना आसान है, 1 लूज करना, उसकी वैलेंसी 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 लूज करेगा, वैलेंसी 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 3 लूज करके वैलेंसी 3। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में 4 है, तो वो 4 या तो लूज करे या गेन करे, वो दोनों ही तरीके से नहीं, बल्कि वो शेयर करके बनाता है। ये अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे क्लास 10 में। तो यहाँ पर वो गिव एंड टेक नहीं करता, वो दूसरे तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, तो इसकी वैलेंसी 4। ठीक है, क्योंकि 4 लूज करना भी मुश्किल है और गेन करना भी मुश्किल। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है तो वो 3 लेके कंप्लीट करेगा, उसकी वैलेंसी 3। आउटर मोस्ट में 6 है तो वो 2 लेके कंप्लीट करेगा, वैलेंसी 2। आउटर मोस्ट 7 में है तो वो 1 लेकर कंप्लीट करेगा। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है तो उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पहले से ऑर्बिट कंप्लीट है, उसकी वैलेंसी 0। ठीक है, वैलेंसी क्लियर हो गया। यहाँ देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कॉन्फ़िगरेशन 1 है ना, 2, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 2। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6। ये तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंसी डिपेंड करती है 1 में 1 ठीक है, 2 में 0, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही मैक्सिमम होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 में वो 3 एक्सेप्ट कर लेगा, 6 में 2 एक्सेप्ट कर लेगा, 7 में 1 एक्सेप्ट कर लेगा, 8 में एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑर्बिट, अब लास्ट स्टेप ये देखिए, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मिल जाता है हमें, बस वैलेंसी निकालनी होती है। ठीक है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3,
4 में 4, 1 to 4 ठीक चलता है, सेम, ठीक है। 5 में 3 एक्सेप्ट करेगा, 6 में 2 एक्सेप्ट करेगा, 7 में 1, 8 में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके से वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वैलेंसीज ऑफ सम पॉजिटिव रेडिकल, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सब मेटल्स है ना, आपने देखा जनरली इसमें ना सारे मेटल्स, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसी को देके पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। अभी हमने चैप्टर में देखा इसको, ठीक है ना। तो ये सब की वैलेंसी 1 है, वो भी +1, याद रखना। उसके अलावा हाइड्रोजन, अमोनियम, अमोनिया नहीं है ये, अमोनियम NH4, और ये एक और क्या है, ये एक वैलेंसी इसकी फ्री है, किसी से ये अटैच हो सकता है। इन सब में एक वैलेंसी है 1। +2 कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, लेकिन कॉपर में भी 2 होता है, याद रखना, क्यूपरिक। जब मैं क्यूपरिक बोलूंगा तो वैलेंसी 2, जब मैं क्यूपरस बोलूंगा उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। जनरली हम लोग क्यूपरिक यूज करते हैं, वैलेंसी 2। और आपने देखा आयरन 2 जगह आ गया। जब फेरिक बोलेंगे इसका मतलब उसकी वैलेंसी +3, फेरस बोलेंगे तो उसकी वैलेंसी 2 रहेगी। तो आयरन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, वैलेंसी +3, कार्बन, सिलिकॉन +4। ये वैलेंसीज आप लर्न कर लें, क्योंकि अगर ये वैलेंसीज लर्न नहीं होगी तो केमिकल फॉर्मूले आप नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से नेगेटिव रेडिकल्स, ये है सिंगल रहता है तो हाइड्रोजन, किसी के साथ में जुड़ता है तो हाइड्राइड, IDE लग रहा है, देखो ज्यादातर चीजों में IDE लग जाता है। हाइड्रोक्साइड OH है और उसकी एक वैलेंसी है, किसी के साथ में जुड़ सकता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन जब ये शेयर होता है एक नेगेटिव रेडिकल जैसा, तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट, ये सब क्या है, नेगेटिव रेडिकल्स है, वैलेंसी -1 लर्न करना है। वैसे तो ये ऑक्सीजन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ऑक्साइड, सल्फाइड, याद रखना, सल्फाइड और ये सल्फाइड और ये सल्फेट 3 चीज है। जब हम बोलेंगे सल्फाइड IDE, दिस मीन्स S। जब हम बोलेंगे सल्फाइड ITE, SO3। सल्फेट इट इज SO4। किससे जुड़ने वाला है, मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO3, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, या और किसी के साथ में भी जुड़ गया। कार्बनेट बोलते हैं, कार्बनेट CO3 नेगेटिव रेडिकल है, वैलेंसी -2। नाइट्रोजन 3 है ना, लेकिन ये नेगेटिव रेडिकल है, जो किसी से नेगेटिव पार्ट में जुड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक कंपाउंड बनते हैं, है ना। आयंस में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट, वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से चिपक के एक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, हमने पढ़ा ना चैप्टर में। उसी तरह से है फॉस्फेट PO4, वैलेंसी -3। कार्बाइड, कार्बाइड -4। अब बोलोगे ऊपर भी तो पढ़ा था, वो था कार्बन। कार्बन बोलेंगे तो वो पॉजिटिव रेडिकल जुड़ रहा है, कार्बाइड बोलेंगे मतलब वो नेगेटिव रेडिकल, कार्बन बोलेंगे मतलब वो लेफ्ट में जुड़ रहा है ना। कार्बाइड मतलब वो नेगेटिव रेडिकल है, वो राइट में जुड़ रहा है। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल जो हैं आयंस, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होके कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बनाने में कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग,
क्रॉस मेथड। कैसे करते हैं देख लीजिए। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1। सिंबल लिखिए, उसके नीचे वैलेंसी लिख लीजिए, उसके बाद क्रॉस कर दीजिए। Al कितना लगेगा? 1 हम लोग लिखते नहीं है, हाँ। और ये NO3 कितना रहेगा? NO3 पूरा एक कंप्लीट कितने रहेंगे? 3। NO3 होल थ्राइस, ब्रैकेट लगा देना। हाइड्रोजन मीन्स H, कार्बोनेट मीन्स CO3, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, कार्बोनेट 2, क्रॉस H2 CO3, H2CO3। ठीक है। अब जो 1 है उसके साथ में 1 नहीं लिखा जाता, और 1 ये पूरा 1 है ना, 2 होता तो फिर हम पूरे में ब्रैकेट लगाते, अभी इसमें कुछ नहीं। कैल्शियम सिंबल Ca, ऑक्साइड O, वैलेंसी दोनों की 2। अब ध्यान से देखना, अगर ये दोनों किसी पर्टिकुलर नंबर से कटते हो तो काट देना, सिंप्लीफाई कर देना। 2 1 जा 2 1 जा, तो ये 1:1। कभी बार 4 2 आएगा तो उसको रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद क्रॉस CaO, CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। जिंक Zn, नाइट्रेट NO3, जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्रेट 1, Zn NO3 होल ट्वाइस। Zn तो रहेगा लेकिन NO3 कैसा? होल ट्वाइस, पूरा ब्रैकेट लगा के बना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मीन्स Na, वैलेंसी 1, क्लोराइड मीन्स Cl, वैलेंसी 1:1 है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा NaCl। और एक्चुअली ये होता कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक कोई अच्छा सा फिगर आ जाने दीजिए। क्यूप्रिक, क्यूप्रस 1, क्यूप्रिक 2, कॉपर वैलेंसी 2, ऑक्साइड वैलेंसी 2, 2:2, 2 से काट दिया दोनों, CuO। एल्यूमिनियम Al, वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 1, AlOH होल थ्राइस। Al तो सिंगल है, OH कंबाइंड पूरा कितने? 3 चाहिए। हाइड्रोजन H1, सल्फेट SO4, सल्फेट SO4, वैलेंसी 2, क्रॉस H2SO4, H2SO4। कैल्शियम Ca2, फॉस्फेट PO4, वैलेंसी 3, क्रॉस Ca3 PO4 होल ट्वाइस। जिंक Zn, वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 1, ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस। सोडियम Na, कार्बोनेट CO3, सोडियम वैलेंसी 1, कार्बोनेट 2, Na2CO3, Na2CO3। अब ये CO3 1 है ना अकेला, तो इसका ब्रैकेट लगा के कुछ नहीं। क्यूप्रिक 2, फॉस्फेट PO4 3, Cu3 PO4 होल ट्वाइस। समझ में आ रहा सबको? एल्यूमिनियम Al, वैलेंसी, ऑक्सीजन O, वैलेंसी 2, Al2O3, Al2O3। अब इसको थोड़ा मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको समझाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, है ना। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, 1 2 3। ऑक्सीजन जोड़ना है इसके साथ में, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये 1 और ये 2, 2 वैलेंसी इसकी फुलफिल हो गई। क्या हम बोलेंगे ये स्टेबल है? नहीं, एल्यूमिनियम की एक वैलेंसी फ्री है। क्या करें, एक ऑक्सीजन और ले लो,
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 1 2। क्या ये कंप्लीट है? नहीं, तो आपको फिर एक एल्यूमिनियम और लेना पड़ेगा, इसकी वैलेंसी 1 2 3। क्या ये कंप्लीट है? फिर ऑक्सीजन एक और लेना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, क्या ये कंप्लीट है? यस। तो आपने देखा एल्यूमिनियम कितना लगा? 2। ऑक्सीजन कितना लगा? 3। अब हर क्वेश्चन में ऐसा फिगर पूरा बनाना तो पॉसिबल है नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास। इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। ऐसा सोचो, देखो 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 है ना। तो 6 बनाने हैं, 6 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो 6 के लिए 2 एल्यूमिनियम चाहिए, तो 2, तब तो वैलेंसी 6 आएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, हमें 6 चाहिए, कितने ऑक्सीजन लेंगे? 3, तब तो वैलेंसी 6 और 6 फुलफिल होगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। वापस आए अपने क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन H1 नाइट्रेट, NO3 1 तो सिंगल सिंगल जुड़ जाता, HNO3। कैल्शियम 2, फ्लोरीन 1, CaCl2 CaCl2, Zn 2, O 2, 2 1 जा डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ZnO। सोडियम Na, सल्फेट SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, क्रॉस Na2SO4, Na2SO4। एक लास्ट और कर रहे हैं, क्यूप्रिक वैलेंसी 2, क्लोरीन 1, CuCl2 CuCl2। और इसके बाद तो इतने सारे क्वेश्चंस और कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है ना।